Hello everyone, my name is Amrit Kaur Pilania and I welcome you to School C, India's first online school. आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 विच इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आप जो खाना खाते हैं, फसलें जो आप यूटिलाइज करते हैं, गेहूं चावल, वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे मैनेज होती हैं, कैसे आपके घर तक पहुंचती हैं, इन सारी बातों का जिक्र इस वीडियो में हम करेंगे। लेकिन वर्ड टू वर्ड रीडिंग नहीं लेंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाता है और आप अभी बहुत मेच्योर हो गए हैं। दिस यू कैन डू ऑन योर सेल्फ। हम इस वीडियो में करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सी फूड हैज टू बी प्रिपेयर्ड एंड प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। क्यों? क्योंकि ताकि सभी लोगों का पेट भर सके। दूसरी बात, अगर एक सोसाइटी में 1000 लोग रह रहे हैं, ओके, इफ 1000 पीपल लिव इन अ सोसाइटी एंड उसमें से सिर्फ ये मान लीजिए, और उसमें से मान लीजिए कि पूरे 1000 के 1000 लोगों को एग्रीकल्चर करना पड़ रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, तो वो सोसाइटी कभी डेवलप नहीं कर सकती क्योंकि इन लोगों के पास टाइम ही नहीं बचेगा साइंस पे इन्वेस्ट करने के लिए, साइंस में टाइम लगाने के लिए टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, घर वगैरह बनाने के लिए टाइम नहीं बचेगा, एग्रीकल्चर में बिजी रहेंगे ये लोग। लेकिन एक ऐसी सोसाइटी है 1000 लोगों की जिसमें से सिर्फ 50 लोग अगर काम करें तो भी 1000 लोगों का खाना बना पाते हैं। तो बाकी की जो जनसंख्या है यानी 950 पीपल अदर्स, दे कैन इन्वेस्ट देयर टाइम इन व्हाट? इन साइंस में भी, इन टेक्नोलॉजी, इन बिल्डिंग हाउसेस, जैसे कि मिस्त्री वगैरह का काम कर सकते हैं, वो कारपेंटर का काम कर सकते हैं, रोड बिल्डिंग का काम कर सकते हैं, इनोवेशन का काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं वो। सो इस तरह से सोसाइटी तभी डेवलप करेगी जब एक सोसाइटी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर पाए, ओके, सबका पेट भर पाए। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, प्लस भारत की आबादी कितनी हो गई है? 140 करोड़ तो हो ही गई होगी। इस साल जनगणना नहीं हुई, होनी थी, पर 140 150 करोड़ हो गई होगी आराम से। इतनी बड़ी आबादी को खाना खिलाना छोटी बात नहीं है, ओके। इसका इतिहास पढ़ लेते हैं। टिल 10,000 BCE। BCE का क्या मतलब होता है बेटा? इट मींस बिफोर कॉमन एरा। लिख लो, यहीं पे लिख लो, बिफोर कॉमन एरा। मुझे पता है 6 की बात है, आप लोग शायद भूल चुके होंगे। सो राइट ओवर हियर, बिफोर कॉमन एरा। इसी के सिनोनिमस एक टर्म है BC, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। मतलब दोनों का सेम ही है, ओके। हालांकि इसके ऑपोजिट में जो टर्म हम यूज करते हैं वो है AD या फिर CE। AD का मतलब है एन्नो डोमिनी, वाइल CE का मतलब है कॉमन एरा। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कॉमन एरा। सो इस तरह से आपके ये कुछ टर्म्स रिवाइज हो गए जो आपने छठी क्लास के इतिहास में या अतीत में पढ़ा था। तो ये कह रहा है कि 10,000 BC तक, यानी तकरीबन आज से 12,000 साल पहले तक, जो लोग थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक का क्या मतलब है? अब व्हाट डज इट मीन बाय नोमैडिक? यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे खाने की तलाश में, अपना खाना नहीं उगाते थे, एग्रीकल्चर नहीं पता था इन्हें। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वो जंगल से इकट्ठा की हुई सब्जी फल वगैरह खाते थे, जानवरों को हंट करते थे। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि क्यों ना हम एक जगह पे रहकर गांव बसाएं, क्यों ना जो फसल हम ढूंढ रहे हैं जंगलों में उसे हम खुद ही उगा लें। एंड इस तरह से शुरुआत होती है एग्रीकल्चर की। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. आप ओवरव्यू देखकर आए हैं, ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में भी समझा रखी हैं, ठीक है। जब कोई भी क्रॉप, कोई भी प्लांट को आप बहुत लार्ज स्केल में बड़ी सी जमीन पे उगाते हो तो उस चीज को हम कहते हैं क्रॉप। आप अपने गार्डन में एक गमले में एक अगर गेहूं का पौधा लगा रहे हैं, वो क्रॉप नहीं है। लेकिन आप अगर 1.5-2 बीघा जमीन लेके, 3-4 बीघा जमीन लेके, 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन लेकर वहां पर गेहूं लगा रहे हैं, वो होगी आपकी क्रॉप। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर वेरी डिफरेंट, लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अलग अलग चीजों की क्रॉप हो सकती हैं। These can be classified on the basis of the season in which they grow. कौन से सीजन में उगती हैं उसके बेसिस पे हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। इसके बेसिस पे मेनली 2 टाइप्स की क्रॉप होती हैं, एक खरीफ और एक रबी। कैसे याद करेंगे? आपको मैंने उस वीडियो में भी बताया था। खरीफ, फॉर खरीफ एंड के फॉर खेस। खेस कब ओढ़ते हैं? हम खेस ओढ़ते हैं गर्मियों में, ठीक है। सो खरीफ क्रॉप्स कौन सी होगी? जो समर्स में उगाई जाती हैं।
कौन से मंथ्स में? फ्रॉम जून टू सितंबर। ओके, एंड रबी, आर फॉर रबी, आर फॉर रजाई। ओके, तो रजाई कब ओढ़ते हैं हम? रजाई हम ओढ़ते हैं विंटर्स में, सर्दियों में। सो विंटर्स में उगने वाली क्रॉप्स हो गई रबी। कौन से मंथ में? अक्टूबर टू मार्च। ओके, एग्जाम्पल्स और याद कर लेते हैं। खरीफ के एग्जाम्पल्स हैं पैडी, मेज यानी चावल, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा। रबी के क्रॉप्स हो जाते हैं हमारे व्हीट, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है व्हीट। सर्दियों में देखा है ना, अप्रैल के आसपास कटती है व्हीट की जो फसल होती है ये। ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड एटसेट्रा। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप उगाने की कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं जो जिन्हें हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसमें कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। एक एक को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं अब। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे की जाएगी भाई? सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाएगा? दो चीजों से प्रिपेयर किया जाएगा सॉइल को। एक है प्लोइंग और एक है टिलिंग। मतलब सॉइल को ऐसे खोदा जाएगा ताकि सॉइल में हवा अच्छे से पेनिट्रेट कर सके, नीचे तक हवा जा सके, पानी जा सके, और वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अर्थवॉर्म वगैरह हो गए, वो इजीली सांस ले पाए, उन्हें पानी मिल पाए। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली? इनफैक्ट पौधों की जड़ों को भी आसानी से सांस मिल पाए, इसीलिए मिट्टी को बार बार खोदा जाता है। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer. ये फार्मर के दोस्त हैं, दे आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। चाहे अर्थवॉर्म हो गया या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, क्योंकि ये खुद क्या करते हैं, ये मिट्टी को खाते रहते हैं, और जो ये एक्सक्रीट करते हैं वो बहुत फर्टाइल मिट्टी होती है। You have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water, air, and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plants. ये पूरी साइकिल चलती रहती है, आप पहले पढ़ के आए हुए हैं, I hope so. Since only a few centimeters of top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top. सिर्फ जो कुछ सेंटीमीटर की जो लेयर होती है ऊपर, कुछ सेंटीमीटर गहरी जो मिट्टी की परत होती है, सिर्फ वहीं पे प्लांट्स उग सकते हैं। तो हम उसको अगर खगोल देंगे, ऐसे मिक्स कर देंगे, तो नीचे जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो सरफेस पे आ जाएगी एंड हमारे पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे। The process of loosening and turning of soil is called tilling and plowing. It is done by using a plow. Plow are made up of wood and iron. ठीक है? If the soil is very dry, it may need watering before plowing. Plowing fields may have big clumps of soil called crumbs. ये सारी बातें आपको बहुत बेसिकली आप रीडिंग लेंगे ना, समझ में आ जाएंगी। क्रम्स क्या होते हैं? बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े, यानी जो मतलब लंप्स होते हैं ना अपने खेत वगैरह में, उनको हम क्रम्स कह देते हैं। सो लेवलिंग, उसके बाद आपने पूरी मिट्टी को ऐसे मिक्स कर दिया, कुछ सेंटीमीटर्स गहरी मिट्टी को खोद खोद के ऐसे मिक्स कर दिया, फिर उसको लेवल करना ज़रूरी है। उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए खेत, तो एक लेवलिंग के लिए अलग से उसके ऊपर एक इक्विपमेंट चलाया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड, इसमें मैन्योर भी डाली जाती है ताकि हमारी जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस आ जाएं, सॉइल रिच हो जाए न्यूट्रिएंट्स में। सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग, उसके बाद का जो हमारा स्टेप है वो है बीज बोने का। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स लेकिन इसमें क्या क्या यूज होते हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक टिपिकल प्लो है, इसके कुछ 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ये वाला पार्ट जिसमें खुदाई यहाँ से होती है, सॉरी खुदाई यहाँ से होती है एक होता है हमारा ये वाला पार्ट जो खुदाई के लिए यूज होता है, इसको हम कहते हैं प्लो शेयर। ओके, ये जो एक लकड़ी है इसको हम कहते हैं प्लो शाफ्ट। प्लो शाफ्ट पे यहाँ पे बांधा जाता है एक और लकड़ी का टुकड़ा जिसको हम कहते हैं बीम। ओके, ये बीम जो है इसको 2 बुल्स वगैरह पुल करते हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो पार्ट है ये मिट्टी को खोदता हुआ चलता है। इस तरह से प्लो काम करता है। It is being used since ancient times for tilling of soil, adding fertilizer to crops, etc.
दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड किस काम के लिए होता है ये, हाउ इज इट यूज्ड, बुल्स खींचते हैं इसको, इसके बॉडी पार्ट्स क्या क्या हैं, प्लो शेयर, प्लो शाफ्ट और ये जो एक बीम है ये। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays। इसके अलावा एक और एक सिंपल टूल है जिसे हम कहते हैं हो। ये काफ़ी सिंपल टूल होते हैं एंड इसको वीड यूज़ करने के लिए, वीड रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है और मिट्टी को लूजन अप करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड। इस तरीके से देखिए यहाँ से खींचा जाता है इसको और ये वाला जो बेंट प्लेट है ये मिट्टी को खोदती हुई चलती है ऐसे, इसको कहते हैं हो। आजकल ये आ गया है, इसको कल्टीवेटर कहते हैं। ये देखिए ये जो चाकू टाइप के स्ट्रक्चर है ना, ये मिट्टी को खोदते हुए चलेंगे, ट्रैक्टर आगे आगे चलेगा और पीछे से मिट्टी को खोदते हुए ये लोग चल रहे हैं। अब अगला हमारा स्टेप है सोइंग, यानी अब बीज को बोया जाएगा। द सीड विल बी सोन। ओके, सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सो करने से पहले यानी बीज बोने से पहले ज़रूरी है कि हम गुड क्वालिटी बीज बोएं, क्योंकि अगर बीजों की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो अगले 4 महीनों की मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। 4 महीनों के बाद वो फसल अच्छी अगर हमें रिजल्ट ना दे तो फ़ायदा क्या है, कुछ भी नहीं। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई ईल्ड, इसीलिए फार्मर वो सीड्स प्रेफर करता है जो काफ़ी हाई प्रोड्यूस देते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड्स करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे सीड्स जो पानी में आप कोई भी अगर सीड लेके आए हैं मार्केट से, उन्हें पहले पानी में डाल के देखो। अगर वो सीड्स फ्लोट कर रहे हैं तो वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं हैं। अगर वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो वो वेरी गुड क्वालिटी सीड्स हैं। जो गुड क्वालिटी सीड्स हैं फिर उनको खेत में बोया जाता है। This is a good method of separating good healthy seeds from the damaged one. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seed. अब बीज बोने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर ये पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। दिस वीडियो वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। माय नेम इज अमृत कौर पिलानिया। माय नेम इज अमृत कौर पिलानिया एंड मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।